मगध विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले टीएस कॉलेज हिसुआ नवादा बिहार में हिंदी विभाग आज आपका पुनः स्वागत करता है। उसमें हिंदी साहित्य के इतिहास पर मैं विनोद कुमार सिंह जो लगातार बातचीत कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सिलेबस में कविता भी है, कहानी भी है, निबंध तथा अन्य रचनाएं मौजूद हैं, परंतु किसी भी विषय की रीढ़ की हड्डी उसकी इतिहास है, उसका बीता हुआ कल है। क्योंकि जब भी आपको वर्तमान में आना होगा तो इतिहास को झांकना पड़ेगा। आप अगर जानते हैं कि किसी के पुत्र से संबंध है तो उसके पिता तक को जानना आवश्यक है, वरना पुत्र की पूरी जानकारी आप नहीं कर सकते। उसी में आप देखेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास रीढ़ की हड्डी है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह मेरुदंड है। विषय पर विचार करने हेतु इतिहास उसका इतना महत्वपूर्ण है कि इसके लेखक रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामाशंकर उपाध्याय तथा रामाशंकर रसिक, आप देखेंगे कि रामस्वरूप चतुर्वेदी, आपका विश्वनाथ मिश्र, कई नाम ऐसे हैं, डॉक्टर नगेंद्र एक बड़ा नाम, ऐसे कई लोग हैं जिनके लेखन या संपादन द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास अग्रसर है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास भी हमारे बीच आ गया, जिसको बच्चन सिंह ने लिखा। ऐसे कई रचनाकार हैं जिनकी कड़ियाँ बहुत लंबी है, आप जानते हैं, तो उनको पढ़ने लिखने का अपना एक महत्व है। आज मैं केवल इसी इतिहास के अंतर्गत प्रगतिवाद की पहचान पर बातचीत कर रहा हूँ कि आप कैसे प्रगतिवाद की कविताओं को, रचनाओं को पहचान सकते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्रगतिवाद का जन्म ही प्रगतिशील आंदोलन से हुआ, यानी कि प्रगतिशील आंदोलन जब जारी था उसी से एक मतलब विस्फोट कहें या प्रस्फुटन कहें कि एक डाली पेड़ में आ गई और उस डाली का नाम है प्रगतिवाद। तो रचनाओं में इसका नाम बदलकर प्रगतिवाद हुआ। ऐसे प्रगतिशील आंदोलन के अंतर्गत ही इसका जन्म होता है। तो आप जानते हैं कि जब प्रगतिशील आंदोलन के अंतर्गत इसका नाम आता है तो प्रगतिशील, प्रगति का उदाहरण मैं बता चुका हूँ, इसके शब्द सह व्याख्या को हुई है, तो आप अच्छी तरह से पिछली क्लासेस को देखेंगे तो समझ जाएंगे। आज मैं उस पर समय और जाया नहीं करूँगा, बल्कि मैं आज बातचीत जो करूँगा वो इस पर होगी कि प्रगतिशील आंदोलन के अंतर्गत आने वाली इस रचनाओं में जिसमें प्रगतिवाद है, उस प्रगतिवाद में आप देखते हैं कि उसमें गरीब, मजदूर, किसान तथा कमज़ोर तबके के उन लोगों के बारे में, उनके दर्द, उनका पीड़ा, उनकी रचनाओं में जो चीज़ मौजूद है वही प्रगतिशील आंदोलन का एक पहचान है। आप जानते हैं, कल की चर्चा में हुई है कि इंग्लैंड के क्रांति ने प्रगतिशील आंदोलन को जन्म दिया और प्रगतिशील आंदोलन ने रूस, फ्रांस से होते हुए भारत तक के यात्रा की, और उस यात्रा में भारत के रचनाकारों ने जिस रचना को मुहिम दिया, यानी एक अपना सांचा में ढालने का काम किया, उस सांचे में ढले हुए जो ढाल है, जो रचनाएं हैं, उसे हम प्रगतिवाद कहते हैं। उस प्रगतिवाद में अगर किसान है, अर्थात किसानों को क्या परेशानी है, अच्छे अनाज उनके विश्व के बड़े बड़े लेवल में या मंडियों में जाते हैं और खराब जो बचा वो किसान खाता है। किसान लोगों का पेट तो भरता है लेकिन खुद भूखा रह जाता है। मजदूर की परेशानी आप देख सकते हैं कि रोज कमाना है और रोज खाना है। यदि ऐसा न होता, ये प्रगतिशील आंदोलन न होता, ये प्रयोगवाद न होता, तो शायद प्रेमचंद का गोदान नहीं होता, क्योंकि उसमें होरी आप देखेंगे कि एक किसान से गरीब होते होते मजदूर बन जाता है और फिर उसी मजदूरी में उसकी मौत भी हो जाती है, क्योंकि जो कमज़ोर है उसी को लू लगेगी, उसी को सर्दी लग जाएगी, उसी को बाढ़ के पानी से ग्रस्त हो जाएगा, अकाल भी उसी को प्रभावित, यानी कि जितनी भी आपदा और विपदा है वो किसी कमज़ोर के ऊपर आना है, यह तो तय है। तो होरी एक बड़ी अजीब देखेंगे कि नायक है, जिसने किसान से अपने आप को मजदूर बना लिया। परेशानी बहुत आ गई और अंत में भूखमरी और धूप ने होरी को अंत तक जीवन काल समाप्त करने पर मजबूर किया।
कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि प्रगतिशील ने प्रगतिवाद का जो जन्म दिया, उसमें किसानों की पीड़ा बहुत तेज़ी से हमारे बीच में है। तब आप देखेंगे कि केवल किसान ही नहीं है, अपितु उसमें मजदूर, जिस मजदूरी को लेकर वह रोज़ खाता है और रोज़ कमाता है। तो मान कर चलिए कि आज बारिश बहुत तेज़ होने लगी, जैसा कि मौसम यहाँ बना हुआ है आप देख सकते हैं। तो ये बादलों का जो जमावड़ा है, यदि दिन भर बरस जाए तो मजदूर अपने घर में रह जाएगा। फिर वो खाना तो खा लिया, लेकिन सोचेगा कि शाम को क्या खाएंगे, क्योंकि उसके पास कमाई आज की है तो खाई आज की ही। ये बहुत बड़ी पीड़ा है कि भूख जो है वो व्यक्ति को अमानवीय बना देता है। भूख और प्यास, आप जानते हैं, आहार, निद्रा और सेक्स, ये 3 चीज़ें प्रकृति की एक अनमोल चीज़ है, जिसके बिना लोग रह नहीं सकते और इसके बिना लोग मर सकते हैं, पागल हो सकते हैं, अमानवीय हो सकते हैं। तो यही रीज़न है, यही कारण है कि प्रगतिवाद ने इन सबको जन्म दिया। आप देख सकते हैं कि केवल इतना ही को जन्म नहीं दिया, बल्कि फिर कमज़ोर और असहाय और ऐसे लोग जो समाज में दलित हैं, यानी दबे कुचले लोग हैं, उन दबे कुचले लोगों की दास्तां, उन दबे कुचले लोगों की आशियाना अगर किसी रचनाओं में है तो प्रगतिवाद में है। प्रगतिवाद के लिए अरस्तु को आप याद कर सकते हैं कि अरस्तु ने कहा कि मजदूर, किसान और स्त्रियों को इस तरह से प्लेटो ने कहा कि इनको वोट देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इनको समझ नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। बाद में विद्वानों ने इसे खारिज किया और आज भी इस देश में ही नहीं, पूरे विश्व में आप देखेंगे कि किसान, मजदूर और इस तरह के स्त्रियां, इन सब पर बहुत ही ध्यान, और कहा जा सकता है कि रचनाओं में तो बहुत विशेष स्थान मिला हुआ है। और इस स्थान को दिलाने वाला अगर कोई है तो प्रगतिवाद है। तो प्रगतिवाद का महत्व यहाँ से है, प्रगतिवाद की पहचान यहाँ से है। इसी पहचान को लेकर प्रगतिवाद आगे बढ़ता है और इसी प्रगतिवाद ने निश्चित रूप से नागार्जुन जैसे लोगों को जन्म दिया, जो कि एक गांव के व्यक्ति, एक गंवार होते हुए भी एक बड़े लेखक बनते हैं। गंवारूपन उनके लेखक में है, लेकिन मुस्कान जब पढ़ेंगे आप तो आपको लगेगा कि यह लेखक कितना बड़ा और कितनी बड़ी सोच रखता है। न्योला पढ़ेंगे, किसान पढ़ेंगे, बहुत ऐसी रचनाएं हैं जिसका नाम मैं यहाँ नहीं गिना सकता, बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। तो उसको देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि प्रगतिवाद ने निश्चित रूप से उन लोगों पर नज़र देने का काम किया, उन लोगों को ध्यान में लेने का काम किया, उनके दर्द, पीड़ा और कष्ट को उभार कर समाज को दिखाने का आईना दिया या आईना का काम किया, वह है प्रगतिवाद। इसी प्रगतिवाद की पहचान है कि किसान, मजदूर और गरीब तथा असहाय, स्त्रियां, दलित वगैरह वगैरह, ये सारे लोग की अपनी एक पहचान बनी और रचनाओं में एक जगह मिली। और वह जगह केवल किसी कोने में नहीं, बल्कि विशेष पटल पर, विशेष पेज पर उनका नाम अंकित हो गया। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल फिर बातचीत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।